thank you so much, sir, joining Dr. Satyaprakash Gautamji, joining us from Delhi at this point of time. Such a wonderful possibility and opportunity for people like us to have personalities like you. And just a brief introduction, though you don't require an introduction because your name is well known. You're a respected lawyer, committed voice for social justice. You're practicing Delhi High Court and several other courts, specialization in criminal law, constitutional law, human rights cases. And you're deeply inspired by the ideology and philosophy of Dr. B.R. Ambedkar and sort of specialization also SC/ST Prevention Atrocities Act. Your mission, if I sort of according to our research, is to turn advocacy into people's movement and bring the constitution to the people, to the common man in their own language. So such a wonderful possibility, sir. We are very much glad that you've joined this platform. Thank you so much. So the topic is very important, very striking and very much needed at this point of time. It says like संविधान की चौखट पर बहुजन सवाल, एडवोकेट सत्य प्रकाश से एक विशेष संवाद. So without wasting our time, I would like to move on to my first question, a very important question in today's context. It says, आज जब संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी भूमिका कैसे बदल? Thank you, sir, for giving me opportunity to elaborate some provisions of the SC/ST Act as well as Constitution to aware all the peoples of India, not only for the SC/ST but all the peoples. Now, first question, as you asked, कि आज जब संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी भूमिका कैसे बदल गई? ये क्वेश्चन ऐसा है कि शायद अगर मैं इस पर पूरे दिन बोल भी पाऊं तो भी मैं शायद इसको इलेबोरेट नहीं कर पाऊं, क्योंकि अगर हम शुरू करते हैं कि संवैधानिक संस्था है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को क्या मैं आज संवैधानिक संस्था कह सकता हूं? पहला सवाल. क्योंकि संवैधानिक संस्था, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट आज उस मूल संरचना में है, संरचना में इसे मूल संविधान में शामिल किया गया, या कोलिजियम सिस्टम को हम आज संवैधानिक संस्थाएं? क्योंकि कोलिजियम सिस्टम जो था वो बेसिक या जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. कोलिजियम सिस्टम बाद में जो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके बाद में आज सुप्रीम कोर्ट बनता है. संवैधानिक संस्थाओं में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि पार्लियामेंट, जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका. तो बीइंग एन एडवोकेट मैं आज ये आपसे खुल के कह सकता हूं कि हर संवैधानिक संस्था संवैधानिक न्याय देने में फेल हुई है. हमें जो न्याय चाहिए वो संवैधानिक न्याय चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं. अब आप ये कहें कि नहीं, पार्लियामेंट तो अपना काम कर रही है, बिल्कुल पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, बिल्कुल पार्लियामेंट काम कर रही है. और देखिए, पार्लियामेंट का मतलब ना तो कांग्रेस है, ना ही भाजपा है और ना ही बसपा है. पार्लियामेंट का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द पीपल एंड डिजायर ऑफ द पीपल इज कॉल्ड ए पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का मतलब ये नहीं है कि कुछ राज्यसभा के एमपी आ गए, कुछ लोकसभा के एमपी आ गए. पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्रियन सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर है. पार्लियामेंट्रियन सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्रियन सिस्टम यह है कि जो लोगों को उनकी भावनाओं के हिसाब से सरकार चलाने का एक मंच प्रदान करे. आज जब 145 जो सांसद है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के पार्लियामेंट में बैठे, तो क्या वो जो SC/ST की एट्रोसिटीज हो रही है उन पे कोई आवाज उठा रहे हैं? क्या वो इस बारे में आवाज उठा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कोई जो डिसीजन है, क्या वो संविधान से और पार्लियामेंट से बड़े हैं? अगर आज पार्लियामेंट और संविधान में अगर दोनों में टकराव होता है, तो आप ये देखिए कि पार्लियामेंट चाहे कैसी भी सही, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कम से कम चुने हुए हमारे 500 प्रतिनिधि तो है, 350 के आसपास लोकसभा में और 200 के आसपास राज्यसभा. वहीं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए 4 या 5 जज न केवल पूरी पार्लियामेंट्रियन सिस्टम को चैलेंज करते हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे प्रोविजंस को भी चैलेंज करते हैं, जैसे कि सब क्लासिफिकेशन इन द रिजर्वेशन के मामले में हो. अब आप ये कहें कि कार्यपालिका की बात हो गई, न्यायपालिका की बात हो गई,
सॉरी विधान पालिका कार्यपालिका की बात हो गई, अब बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब मैं आपको बिल्कुल, जैसे आपके व्यूअर होंगे वो बिल्कुल टेक्निकल जो नहीं होंगे, कार्यपालिका का मतलब है कि सरकार को चलाने वाली जितनी भी संस्थान है, जिन्हें हम सरकारी संस्थान बोलते हैं, उसके जो हेड है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, आज आप ये देखिए कि अगर SC ST OBC और माइनॉरिटीज को अगर उनके हिसाब से रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा तो ये फेलियर ऑफ द एग्जीक्यूशन है। संविधान में ये कहीं प्रावधान नहीं है कि सरकारी नौकरियों में ही रिजर्वेशन मिलेगा। संविधान में ये कहीं प्रावधान नहीं है। अब देखिए जितने PSUs है या जितने भी निकाय है, कार्यपालिका के निकाय, उनमें संविधान के जो आरक्षण के कितने प्रावधानों का पालन होता है। आरक्षण जो है, सिर्फ आप अगर ये सोचते हैं कि आरक्षण का मतलब गरीबी मिटाना है, तो नहीं। आरक्षण का मतलब गरीबी मिटाना नहीं, आरक्षण का मतलब है सभी वर्गों को, सभी प्रतिनिधित्व को, सभी का प्रतिनिधित्व हर कार्यपालिका में हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो PSUs हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो MNC हो। परंतु नहीं, आज ये जो रियल एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर पा रही है। अब निष्पक्षता की जब बात आती है कि हम सवाल करते हैं निष्पक्षता, कैसे आप निष्पक्षता कह सकते हैं कि भारत के जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि एसोसिएटेड है किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट से, उनके कितने हेड जो हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज कम्युनिटी से, और कितने लोग भारत के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं आज जॉब्स के अंदर। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका, तीनों के अंदर से मेरा जो विश्वास है वो इसलिए उठ चुका है कि आजादी के 70, 72, 75 साल बाद भी वंचित तबके को, गरीब समुदाय को संवैधानिक संस्थाएं न्याय नहीं दिलवा पाई। और संवैधानिक संस्थाएं का न्याय, तो संवैधानिक संस्थाएं का न्याय नहीं दिलवा पाई। जैसे कि आज आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर कुछ भी जवाब दे सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ मेकिंग एजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग एजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ओनली कैन इलेबरेट वेयर इज सम डिस्प्यूट अमंग द लैंग्वेज ऑफ लॉ। परंतु नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट को हर आदमी सोचता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो लॉ मेकिंग एजेंसी है। तो जब निष्पक्षता की बात है संवैधानिक संस्थाओं पे, तो मैं आज असहमत हूं कि ये संविधान के और संविधानवाद के या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के रियल इंटेंशन और रियल जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव करने में फेल। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने जो अपनी पर्सपेक्टिव्स रखे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल इन दैट, सो वुड लाइक टू मूव ऑन टू माय सेकंड। सो सेज SC ST एक्ट को कमजोर करने या मिसयूज कहकर, वेरी इंपॉर्टेंट है सर, SC ST एक्ट को कमजोर करने के लिए या मिसयूज कहकर खारिज करने की जो प्रवृत्ति पर आपकी कानूनी और सामाजिक प्रक्रिया क्या है? देखिए, फिर वही मैं बात कहूंगा, पूरे दिन हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि SC ST एक्ट, कि SC ST एक्ट है। SC ST एक्ट 1989 में एक एक्ट आया जिसका उद्देश्य ये था कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप कम्युनिटीज है, उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज है वो ना हो, क्योंकि सिविल राइट एक्ट SC ST एक्ट से पहले एग्जिस्ट करता था, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो थी 3 ईयर थी और 6 मंथ थी और 500 रुपीज का फाइन था। वो सारे के सारे सेक्शंस जो पेलेबल थे। उसके बाद एक दौर भारत के अंदर आता है जिसके अंदर रणवीर सेना जैसे लोग जो है सैकड़ों हजारों शेड्यूल कास्ट को मारते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उन्हें नंगा करके घुमाया जाता है, पूरे गांव के गांव जला दिया जाता है, पेट में से बच्चे निकाल के मार दिए जाते हैं, उनकी जमीन कब्जा ली जाती है और उन्हें ऐसा ट्रीट किया जाता है कि जैसे ह्यूमन नहीं बल्कि एक जानवर है। इसी जब, और सबसे बड़ी मैं एक बात बताऊं, अगर कोई गवर्नमेंट इस बात का क्रेडिट ले रही है कि हमने SC ST एक्ट बनाया, तो नहीं। इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से हमें उन लोगों को राइट्स देने थे जिन लोगों जो डिप्राइव्ड और डिप्रेस क्लास कम्युनिटी है, और इंटरनेशनल दबाव में ये जो एक्ट है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट और SC ST एक्ट बना।
क्योंकि कुछ सरकारें कहती है कि हम नहीं होते तो SC/ST एक्ट नहीं होता। जब आप यूएनओ में साइन करते हैं ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए, जब आप यूएनओ में माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन एक्ट के लिए साइन करते हैं, तब वहां आप अंडरटेकिंग देते हैं कि हम अपने जो देश के अंदर जो एक डिप्रेस्ड, डिप्राइव्ड और गरीब कम्युनिटी है उसको हम प्रोटेक्शन देंगे, और उस ट्रीटी के तहत SC/ST एक्ट। तो और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आज कांग्रेस ये कह रही है कि SC/ST एक्ट हमने बनाया और हम इसके रियल प्रोटेक्टर हैं, तो मैं बता दूं कि आज तक 1989 से आज 2025 के अंदर पूरे भारत में अगर आप एक मुकदमा ऐसा दिखा दो जिसके अंदर SC/ST एक्ट का पूर्ण पालन हुआ हो, तो जो ये कहे मैं हूं। और ये स्टेटमेंट मैं पब्लिकली इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए दे रहा हूं कि इस भारत के अंदर लगभग 3000 लॉ है, 3000 कानून है अप्रोक्सीमेटली। 3000 कानूनों में से जो डिफरेंट और सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड कहे या सबसे प्रोटेक्शन वाला जो एक्ट है वो SC/ST एक्ट है। लेकिन आज स्थिति ये है कि दिल्ली के अंदर भी एक शेड्यूल कास्ट लड़की का रेप होता है, और उस रेप होने के बावजूद भी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया। और आज जो पूरी की पूरी जुडिशियल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, जब जुडिशरी की कोचिंग्स होती हैं या जुडिशियल जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो पढ़ाया जाता है कि SC/ST एक्ट को ऐसे मत लो जैसे कंप्लेनेंट कह रहा है, SC/ST एक्ट को ऐसे लो जैसे कि आप एक्यूज के फेवर में खड़े होकर बात कर। मैं एक सेक्शन बताता हूं जो पहले IPC का 307 था और अब BNS का 109 है, जिसके अंदर जो जिसे हम नॉर्मल टाइटल बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर एक है, जिसके अंदर अगर 307 लग जाए तो बंदे को जेल जाना ही जाना पड़ेगा। परंतु अगर उस 307 के साथ में SC/ST एक्ट लग जाए तो बंदा जेल नहीं जाएगा। और SC/ST को कमजोर और मिसयूज, अब आ जाए मिसयूज की बात। हाँ बिल्कुल मिसयूज, आप कहते हैं कि SC/ST एक्ट मिसयूज होता है। पूरे भारत में 3000 एक्ट्स हैं, उनमें से बताओ कौन सा एक्ट मिसयूज नहीं होता। सबसे ज्यादा जो एक्ट मिसयूज होता है 498A का सेक्शन, जिसके अंदर पत्नी अपने पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कराती है। उसके बाद होता है 138 का जो यानी चेक बाउंस के जो होते हैं। उसके अलावा सरकारें जो है दमन करने के लिए बहुत सारे उनके अपने पर्सनल एक्शन जो वो लागू करती है। उसके अलावा SC/ST एक्ट से ज्यादा, कहीं ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं कम से 20-25 एक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर SC/ST एक्ट से ज्यादा मिसयूज होता है। परंतु डिफेम किसे किया गया? SC/ST। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूं। अभी एक चेन्नई का केस था। SC/ST एक्ट का सेक्शन 18 ये कहता है कि जब भी SC/ST एक्ट की कोई भी धारा लगेगी FIR के अंदर, तो एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत नहीं हो। सेक्शन 18 SC/ST एक्ट का ये कहता है कि जब भी FIR SC/ST एक्ट में दर्ज होगी तो उसके अंदर जो है अग्रिम जमानत नहीं मिलेगा। परंतु पूरे भारत के अंदर जैसे ही SC/ST एक्ट किसी भी मामले में लग जाता है, उसको ना तो न केवल निचले स्पेशल कोर्ट, निचले न्यायालय, ट्रायल न्यायालय, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुल के बेल देता है, खुल के। क्योंकि आज क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं SC/ST एक्ट का, और मैं सिर्फ SC/ST एक्ट के मुकदमों में अपना जो एक्सपर्टाइज मैं कर रहा हूं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर और एक लोकल थाने तक एक SC/ST एक्ट के आज भी विक्टिम को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे एक्यूज। SC/ST एक्ट का कोई विक्टिम अगर थाने में जाके कहे कि मुझे FIR दर्ज करानी है, तो पुलिस वाले कहते हैं 2 गवाह लाओ। रेप की विक्टिम अगर FIR दर्ज कराना चाहती है, तो रेप की विक्टिम से यह बात बोला जाता है कि जब तुम्हारा रेप हो रहा था, क्या वहां 2 नॉन शेड्यूल कास्ट जनरल पब्लिक मौजूद थी? SC/ST एक्ट के मामले में पूरा कोर्ट होस्टाइल है, पूरी जुडिशरी होस्टाइल है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने तो यहां तक कहा है कि नॉन शेड्यूल कास्ट आदमी शेड्यूल कास्ट लड़की का रेप ही नहीं कर सकता। पवनी देवी का मामला भी है, राजस्थान के मामले भी है। अभी एक अंधी लड़की का रेप हुआ
जिसमें माननीय चंद्रचूड़ साहब ने आरोपी को इसलिए बरी किया क्योंकि उस लड़की ने आरोपी को की शिनाख्त सही से नहीं की। SC/ST एक्ट के अंदर हमारी बच्चियों को मारा जा रहा है और अगर FIR दर्ज कराने जाते हैं तो उनके मां बाप को दिल्ली जैसे शहरों में भी मारा जाता है। अगर SC/ST एक्ट के अंदर में DM, SDM, चीफ सेक्रेटरी, इन सभी की लायबिलिटी तय होती है, परंतु आज तक दिल्ली जैसे शहर में, जो भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली के अंदर भी SC/ST एक्ट के प्रावधानों को सरकार जानबूझ के लागू नहीं कर रही। और ये कहते हैं मिसयूज। मुझे ये बताना पड़ेगा FIR दर्ज कराने से पहले कि जब मुझ पे जातिगत अत्याचार किया गया तो ये नॉन शेड्यूल कास्ट और जनरल कैटेगरी के 2 गवाह मेरे साथ थे। क्या एक रेप विक्टिम को यह बताना पड़ेगा जी उसके साथ रेप हुआ है? सिर्फ शेड्यूल कास्ट की लड़कियों के बारे में बात कर लो कि मेरे साथ जाति के कारण रेप हुआ है। मुझे मैं खुल के इस बारे में कह सकता हूं कि अगर 1 लाख, अगर 100 मुकदमे SC/ST की लड़कियों के अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो एक में भी सजा नहीं हुई आज। और ये कहते हैं कि मिसयूज। अगर मिसयूज ही क्राइटेरिया है किसी लॉ को खत्म करने का, तो भारत में जुडिशरी और न्यायपालिका एक ऐसा एक्ट दिखा दें, एक ऐसा लॉ दिखा दें जिसका मिसयूज ना हो। परंतु टारगेट किया कि SC और ST के जो लोग हैं वो इस एक्ट का जो है मिसयूज कर रहे हैं। कानूनी बात में आपको एक बात बता रहा हूं, क्योंकि ये सवाल जो है SC/ST एक्ट के मिसयूज का है और कमजोर करने का है, और इसमें मेरा जो कानूनी और सामाजिक प्रतिक्रिया जो वो क्या होनी चाहिए मैं वो बता दूं। मैं आपको बता दूं कि कानूनी प्रतिक्रिया हमारे दिल्ली में लगभग 2 लाख एडवोकेट्स हैं, जिन 2 लाख एडवोकेट्स में से लगभग 15,000 के आसपास, 15 से 20,000 के आसपास शेड्यूल कास्ट एडवोकेट्स, 20,000 के आसपास, और 20,000 में से सिर्फ 20 एडवोकेट्स भी SC/ST की प्रैक्टिस नहीं करते। राइट। और उसका रीजन भी है। रीजन ये है कि जब मैं अपने आप को ये कहता हूं कि आई एम रिप्रेजेंटिंग ए विक्टिम ऑफ द एट्रोसिटी हु इज शेड्यूल कास्ट, जो जजेस सब अपना व्यवहार चेंज कर देते हैं हमसे बात कर। और ऐसा नहीं है कि हर मामले में ऐसा होता है। मैं खुल के एक बात कह दूं कि SC/ST की कोर्ट में ना तो SC/ST का जज होना चाहिए, ना ही SC/ST का पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना चाहिए, ना ही SC/ST का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होना चाहिए। मेरी 15-16 साल की वकालत में अगर मुझे किसी ने न्याय दिया है तो वो गैर SC/ST जजिस ने दिया। मेरी 15-16 साल की वकालत में अगर किसी व्यक्ति ने अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है तो वो गैर SC का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने किया, शेड्यूल कास्ट ने। और सामाजिक, मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक हमारे लोग कानूनी रूप से मजबूत नहीं होंगे SC/ST एक्ट में उन्हें कोई न्याय नहीं मिलेगा। वो जुडिशरी के द्वारा ऐसे ही ठगे जाएंगे, और जुडिशरी जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है उसे बाईपास ऐसे ही करती रहेगी। तो कानूनी और सामाजिक रूप से हमें एक समावेश करना होगा कि किस प्रकार अपने समाज को हम इनलाइटमेंट कर सके कि SC/ST क्या है, SC/ST का जो एक्ट है या उसके प्रोविजन है, कैसे हम उसको अपने समाज के एट्रोसिटी के अगेंस्ट में यूज कर सकते। Okay. Responding your important, question like being misused or used, it's not even used, what I understand, and misusing capacity. No, possibilities. it's not a constitutionally used. It was used as a weapon against the scheduled caste only. Okay, that's really great. So, thanks for correction. So, would like to move on to my next question. A very, very important question says, आज की पीढ़ी के लिए बाबा साहेब अंबेडकर की सोच को लागू करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है, खास तौर पर कानून और आधिकारिक क्षेत्रों में? क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं भी इसे इलैबोरेट करना चाहूंगा कि जैसे क्वेश्चंस की भाषा आज की पीढ़ी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की सोच, कोमा लगा दे। अगर इस क्वेश्चन में कोमा लगाते हैं फिर इसमें आगे बढ़ते। जी, सॉरी।
कि आज की पीढ़ी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की सोच, आज की पीढ़ी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की सोच बस ये मानती है आज की पीढ़ी कि सरकारी नौकरी लग जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो। और हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है वो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, एमटीएस क्लर्क बनना है। तो ये आज की पीढ़ी बाबा साहब के लिए सोचती है कि बाबा साहब ने जो कहा कि नहीं सिर्फ सरकारी नौकरी करो, चाहे चपरासी या पियोन की करो, और ये हमारा अल्टीमेट एम है। ना हमें सामाजिकता से कोई लेना देना, ना हमें व्यवहार से कोई लेना देना, हमें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से हमें सिर्फ पढ़ना है तो सरकारी नौकरी के लिए नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था एजुकेट, एजिटेट एंड अवेयर, ऑर्गेनाइज। सॉरी, अब एजुकेशन का मतलब क्या है? अब लोग कहते हैं बाबा साहब ने कहा था कि बी एजुकेट, संघर्ष करो, संगठित रहो, और तीसरा स्लोगन मैं आई एम नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट वर्ड, शिक्षित, संगठित और संघर्ष। अब लोग कहते हैं कि नहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुझे कह के गए हैं शिक्षित बनो, तो मैं अपने घर में पढ़ूंगा और अपनी नौकरी लगवाऊंगा, चाहे मैं आईएएस बनूं या चपरासी बनूं। तो दिस इज नॉट रियल एजुकेशन इन द सेंस ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। There is a quite difference between the education and the literacy. By getting degree of the PhD, I may call myself as a literate person of the society, but I am not educated person of the society. A person who is fighting for his own right and fighting for the rights of the poor people or others people, that person is the real educated in the sense of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar. Education means to sense, to feel the pain of the others, to raise the voice of the others, to give speech to the speechless. That is the real intention of the education, not the literacy. अब पोती पढ़ जग भया पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हुए। हमारा हर आदमी आज पीएचडी लेके सोचता है ना बाबा साहब ने मुझे कहा है कि भाई पढ़ लो और पढ़ के सारे अत्याचार सहन कर। क्या आज की पीढ़ी संघर्ष, मैं आपको बुरा लगेगा ये बात कहने में कि मेरे से पिछली वाली जो पीढ़ी थी, जो हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी की पीढ़ी थी, पूरे भारत के अंदर उन्होंने हर गली, हर चौपाल, हर चौराहे में बाबा साहब की स्टैचू लगा दी, बाबा साहब की धर्मशाला बनवा दी, बाबा साहब के गांव बना दिए, बाबा साहब की गली बना दी। और हम जैसी पीढ़ी क्या कहते हैं, नहीं मुझे तो पढ़ना है क्योंकि बाबा साहब कह के गए। लड़ना नहीं है, और लड़ने का मतलब सिर्फ सड़कों पे आके लड़ना नहीं, लड़ने का मतलब है अपने अधिकारों के लिए लड़ना। जैसा कि सवाल से स्पष्ट है कि खासतौर पर कानून और अधिकार के क्षेत्र। अब मैं एक आपके सवाल में से एक बात बता दूं कि कानून और अधिकारों में बताऊं क्या अंतर है। कि अधिकार हर कानून का बाप है, अधिकार हर कानून का बाप है, और कानून जो भी निकलता है वो अधिकारों से निकलता है। आज हम जैसे लोग अधिकार की बात तो करते हैं, कानून की बात नहीं करते। बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के सपनों को साकार करने की बात तो नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस युवा पीढ़ी को यह नहीं कहा कि हाँ चपरासी बन जाओ, पियोन बन जाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ a human being. Go and write on the each wall of the India that you are ruler of this India. और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है, मैं कंट्रोवर्शियल आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो संविधान के एक्सपर्ट नहीं थे, वो इकोनॉमी के एक्सपर्ट थे। इकोनॉमिक एक्सपर्ट, राइट। When Young Hilton Commission came into the India, they were holding a book, a thesis of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar, Problem of Rupee. And on the basis of the thesis of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar, the Problem of Rupee, the RBI was established. Reserve Bank of India was established. और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कानून मंत्री से पहले ये कहा था कि अगर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ
तो हो सकता है कि मैं ज्यादा इस देश का भला कर पाऊं। बाबा साहब ने जो इक्वल पे इक्वल राइट्स दिया वो फाइनेंशियल था। बाबा साहब ने जितने अधिकार दिए वो फाइनेंशियल थे। बाबा साहब ने महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव दिया, 8 घंटे की जॉब दी, इवनिंग वीकेंड दिया, वो किसी शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं दिया था, सभी के लिए था। अब अधिकारों को लागू करने की जहां तक बात है कि नहीं है, मैं व्यावहारिक तौर पे, अब सवाल के अंदर एक ये है कि सबसे व्यावहारिक तरीका क्या है। हमारे लोग व्यावहारिक नहीं है। मैं आज की पीढ़ी को देखता हूं, उन्हें लगता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे 4 मैसेज डालने से वो दुनिया के अंदर क्रांति ले रहे हैं। मैं अगर आज अपनी क्रांति की बात करता हूं तो मैं पब्लिक में ये दिखाता हूं कि कल रात को मैंने 100 ग्रुप में ये व्हाट्सएप मैसेज भेजा और मैंने क्रांति कर दी। परंतु जब समाज की असली लड़ाई लड़ने की बात आती है तो मैं घर से भी नहीं निकलता। ये व्यावहारिकता है। और आप अधिकारों की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर तो आज भी रोटी हमें नहीं मिल रही, पानी हमें नहीं मिल रहा, घोड़ी पे चढ़ने पे हमें मार दिया जाता है, हमारे ऊपर पेशाब छिड़क दिया जाता है, हमारी महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा, हमें नौकरियों में नहीं घुसने दिया जा रहा, रोज नए नए हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी किसी शेड्यूल कास्ट फीमेल के साथ, कभी शेड्यूल कास्ट मेल के साथ। और आप ये बात करते हो कि हम अधिकारों के बारे में जानते हैं। मेरे लिए अधिकार बस आज इतना है कि मैं फेसबुक पर लाइव आके क्रांति कर दूं, ये अधिकार है। जो हमारी लड़ाई थी वो 2 अप्रैल 2018 की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई से भी हमें आज तक न्याय नहीं मिल पाया जी। तो इस मामले पे बहुत लंबी अगर जब समय होगा तो केसेस के माध्यम से वो समझेंगे। तो अभी तो मेरा बस इतना ही। Sir, you've responded very well to this important question. Now, I would like to move on to my next question. A very important question says, sir, आपके अनुभव में पुलिस और प्रशासनिक तंत्र किस हद तक जातिगत भेदभाव से प्रभावित रहते हैं और हमें इसे ठीक करने का क्या रास्ता एक्चुअली हमारे पास हो सकता है? अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के आधार पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पुलिस और प्रशासन जो आज काम कर रहा है वो एंटी SC ST OBC और माइनॉरिटीज काम कर रहा है। और वो इसलिए एक वर्ड जो आपने यूज किया है, अफर्मेटिव एक्शन, शायद you are aware about the affirmative action. Affirmative action is action at USA, where they will give representation to the each continental. अगर USA की फिल्मों में एक गोरा हीरो बचेगा तो एक काला भी बचेगा, एक गोरी हीरोइन बचेगी तो एक काली हीरोइन बचेगी। अगर एक ऑफिस के अंदर 6 लोग हैं तो वहां मैंडेटरी है एक एशियन को लेना, एक लैटिन अमेरिकन को लेना, एक यूरोपियन को लेना, एक साउथ एशियन को लेना और एक एशियन को लेना। ये मैंडेटरी है। ये अफर्मेटिव एक्शन है, इसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं। भारत के अंदर जो है वो सिस्टम रिजर्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब पुलिस और प्रशासन में जातिगत भेदभाव किस हद तक प्रभावित रहते हैं, मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। सिर्फ एक एग्जाम्पल है। पुलिस के अंदर, पूरे भारत के अंदर उन जातियों को ज्यादा लिया जाता है जो जातियां निम्न जातियों पर शोषण करती हैं। जो जातियां निम्न और कमजोर जातियों पर शोषण करती हैं। अब कमजोर जातियां कौन? उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई दिनों में ब्राह्मण भी मारा गया। और कहीं जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर SC ST, हरियाणा के अंदर SC ST पे जो अत्याचार ज्यादा जातियां करती है उनको पुलिस में ज्यादा लिया जाता है। कामोबेश यही हाल प्रशासन का भी है। जहां मैं खुल के एक स्टेटमेंट आपके सामने दे सकता हूं कि जहां पुलिस और प्रशासन का काम राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्रशासन को चलाना है, वहीं भारत के अंदर यह प्रारूप चेंज हो जाता है। वहां पुलिस का काम गरीब और कमजोर को शासन के आदेश से दबाना है। वहीं पुलिस आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिना सही या गलत देखे हुए गरीब कमजोर तबके पर अत्याचार करती है। अमेरिका के अंदर अभी एक मूवमेंट था, बहुत फेमस मूवमेंट हुआ जिसका नाम था ब्लैक लाइव मैटर्स।
ब्लैक लाइव मैटर्स में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस आंदोलन को कुचल दो, तो पुलिस चीफ ने यह कहा कि आई एम नॉट बाउंड टू फॉलो योर ऑर्डर्स, आई एम बाउंड टू फॉलो ऑर्डर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होगा। इंडिया के अंदर डीएम, एसडीएम, एसएसपी, डीसीपी, ये कोई अपने आप को संवैधानिक कर्मचारी नहीं मानते। अब आप ये देखिए कि रोज बहुत सारे बड़े अधिकारी रील बनवाते हैं, कोई आईएएस रील बनवा रहा है, कोई आईपीएस रील बनवा रहा है, कोई अपने आप को माचो मैन दिखाने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। शासन और पुलिस का काम है कि जो कानून बना है उसको एज इट इज लागू कराएं। आज अभी कल परसों एक इटावा की घटना की मैं बात बता रहा हूं। मैं 2 अप्रैल 2018 का आपको कांड का याद दिला रहा हूं कि जब जब कमजोर तबका आंदोलन के लिए आगे बढ़ता उस पर गोलियां चलाई जाती, लेकिन वही मजबूत कोई व्यक्ति अगर आंदोलन करता है तो उसके ऊपर शासन और प्रशासन बिल्कुल चुप होता है, नहीं करता। पुलिस का रवैया क्या है? अगर मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे भारत के थानों में, दिल्ली की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे भारत के थानों में अगर कोई कमजोर, गरीब, वंचित तबके का व्यक्ति अगर एफआईआर कराने जाता है तो अगर उसने एफआईआर करा ली तो ये मान लो कि उसने आधी जंग जीत ली। राइट। आप जैसे पत्रकार भी जो समाज की आवाज उठा रहे हैं, सरकार को अगर लगेगा कि आपको खत्म करना है तो आपके ऊपर एफआईआर करेगी, जेल डाल देगी, कोई सुनवाई नहीं। शासन प्रशासन कुछ नहीं। परंतु वहीं अगर आप या मैं किसी ऐसे पत्रकार जो सरकार और शासन द्वारा मैनेज हो रहा है उसके खिलाफ हम जाए तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, जो व्यवहार है, वो जाति के आधार पे आज इतना घनिष्ठ है कि दिल्ली जैसे शहर में भी अगर कोई वरिष्ठ पुलिस का अधिकारी है तो उसे जो है कमिश्नर नहीं बनाएंगे। आज आप ये देखिए कि बहुजन समाज से एक आईएएस थी टीना डाई, उसने टॉप किया। टॉप करने के बाद में इनका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ तो सभी मीडिया ने उनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को ऐसे शो किया कि जैसे आज तक किसी भी आईएएस का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं हुआ। और उन्होंने एक अधिकारी के सामने ड्यू टू प्रोटोकॉल ओनली विश कर दिया। पूरे मीडिया ने दिखाया कि ये जो आईएएस टीना डाबी है इसने 5 सेकंड में 6 बार सर झुकाया। पुलिस और प्रशासन के अंदर ये जातिगत भेदभाव इस वजह से पनपा है क्योंकि प्रशासनिक गुटों ने इसको पनपाया गया है। पुलिस का रोल और पुलिस का जो रूप है, वैसे तो शासन व्यवस्था को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना और अपराधी लोगों को समाज से दूर रखने का होता है, परंतु भारत में इसका जो व्यवहार है वो जाति के आधार पर केंद्रित है। और जाति के आधार पर इतना गहरा केंद्रित है कि भारत के अंदर अगर कोई आईएएस आईपीएस जज अगर किसी पोस्टिंग पर ज्वाइन करने जाता है तो उससे पहले उसकी जाति पहुंच जाती है। और जाति के आधार पर ही यह निर्धारित होता है कि किसको चीफ सेक्रेटरी बनाना है, किसको की पोस्ट देनी है, कौन व्यक्ति जो है गैर जरूरी काम करेगा और किसको मेन स्ट्रीम में रखना है। मैं दिल्ली जैसे शहर में भी मैं बता सकता हूं कि दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे आईपीएस बनते हैं, आईपीएस है नौ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अधिकारी भी हैं, दूसरे राज्यों में भी हैं। परंतु पुलिस और व्यवस्था के अंदर जो जाति आज फैली हुई है, कोई अधिकारी कुछ कहे उसके साथ प्रशासनिक व्यवहार जो है उसकी जाति को देख के तय होता। दूसरा, हम सवाल करते हैं कि भाई जो पुलिस है, पुलिस का रवैया क्या जातिवादी है? हाँ, मैं बिल्कुल कहता हूं जातिवादी है पुलिस का रवैया, क्योंकि आज प्रशासन का काम एससी एसटी एक्ट की अभी बात चल रही थी, तो मैं आपको बता दूं एससी एसटी एक्ट में न केवल पुलिस
बल्कि जिले के डीएम और एसडीएम का उतना ही रोल है जितना पुलिस का रोल है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर एक लेजिस्लेचर है और उस डीएम एसडीएम की ड्यूटी ये है कि वो एट्रोसिटी से शेड्यूल टाइप को बचाए। एक जजमेंट है अरुंगम सरवई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मार्कंडे कारजू साहब की जजमेंट है, उसका पारा 17 है। वो कहता है कि अगर किसी एससी एसटी के ऊपर कोई भी अत्याचार शिकायत देने का बावजूद होता है तो उस एरिया के डीएम और एसएसपी को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए, परंतु आज तक भारत में ऐसा नहीं। तो ये जो रवैया है, और अब इससे हम ठीक कैसे कर सकते हैं कि इसे ठीक करने का रास्ता, देखिए इसे ठीक करने का रास्ता यह है कि जो आईएएस, जो आईपीएस, जो पुलिस ऑफिसर्स जो शासन व्यवस्था में जा रहे हैं, पहली ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी उनकी है कि वो ये सोच के ना जाए कि वो उनका जो दायित्व यूनिलेटरल है, उनका जो दायित्व बाइलेटरल है, टुवर्ड्स सोसाइटी ऑल्सो एंड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑल्सो। परंतु हमें दिखाया जाता है, हमें समझाया जाता है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से वहां बैठे हुए हैं और उनके पास अगर वो रिजर्व कैटेगरी से नहीं होते तो अधिकारी नहीं बनते। तो उन अधिकारियों के पीछे समाज की हमें वो ताकत लगानी पड़ेगी कि अगर हमारे किसी भी अधिकारी, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे जुडिशरी के अंदर कोई भी, अगर वो जायज काम कर रहा है, संविधान के हिसाब से काम कर रहा है, तो सामाजिक रूप से हमें उनके साथ खड़ा होना पड़े। तो इसे ठीक करने की व्यवस्था यह भी है कि हमें पुलिस और शासन में एफर्मेटिव एक्शन लाना है। एफर्मेटिव एक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर 30 जजेस हैं तो उसमें से एक हिंदू हो, एक मुसलमान हो, एक सिख हो, एक क्रिश्चियन हो, एक वीमेन हो, एक एससी हो, एक एसटी हो, एक ओबीसी हो, एक माइनॉरिटीज हो, और उसे रोटेशन बेस पे चलाएं। वही शासन व्यवस्था के अंदर आप ये देखिए कि 3% लोग जो है 70% शासन व्यवस्था पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और पूरा शासन व्यवस्था को अगर आज मैं कहूं कि बायस है तो उन्हीं 3% लोगों जैसे बायस। Certainly very important your considerations, your thoughts, your experience, a good blend how to open our eyes and understand. अब मैं आखिरी जो रैप अप क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल मैं इसको मानता हूं एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस आल्सो। हाल ही में जैसे हमने देखा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी काफी मीडिया में चला था, न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था, रिकॉर्ड एंड प्रिंट दोनों मीडिया ने कवर किया था, एमपीपीसीएस का भी इसमें जिक्र हुआ था, और यूकेपीसीएस का मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है, खुद की एनालिसिस रही है। जो परीक्षाएं होती हैं, एक तो उसमें एससी एसटी जो ओबीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के उससे भी रेकमेंड वो एक रूल है, आप बेहतर जानते हैं कि उनका मेंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कि इंटरव्यू में बोर्ड में उनके प्रतिनिधि होने चाहिए, वो नहीं होते हैं, और जो इनको अंक दिए जाते हैं, जो मार्क्स दिए जाते हैं एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को, यूपीएससी की भी बात कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस की भी बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत कम दिए जाते हैं। अगर कोई आरटीआई हम लगा लें ये पूछने के लिए कि क्या एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन वगैरह कुछ था वहां पे या नहीं था, तो जिस तरीके के जवाब दिए जाते हैं वो बहुत ही छुपाने वाले एक अजीब से जवाब होते हैं। वो मैं रन भी कर दूंगा एक एग्जाम्पल स्क्रीन पे। तो ये पारदर्शिता किस प्रकार की संवैधानिक है, सामाजिक न्याय और समान अवसर के अधिकार को आपको नहीं लगता है कि ये उल्लंघन है, जो कि बहुत ही रिसेंट हैपनिंग है और बहुत ट्रू है सर? ये मनोवादी सोच को पूरी अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँ। देखिए, खुल के आज बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं कंटेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन हम खुल के बात करेंगे इस मौके। सबसे पहले आपको एक सिनेरियो समझना पड़ेगा। यूपीएससी, एमपीएससी, आईएएस, आईपीएस, जुडिशरी, क्या सिस्टम है?
क्या सिस्टम, देखिए आप यूपीएससी एस्पिरेंट होने के बावजूद भी आपको शायद ये नहीं पता इसमें कि यूपी हर स्टेट का, इंक्लूड करता हूँ सर, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस हाँ? कमीशन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, यूकेपीएससी को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। जो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट था वो लगभग आज 200 साल पुराना, ठीक है। उस सिविल सर्वेंट एक्ट के बावजूद आज भी यूपीएससी के जो चुनाव है वो उसी प्रकार से हो रहा है जो 200 साल पहले। अब 200 साल पहले क्या था कि जो इंग्लिश जानेगा वो सिविल सर्वेंट जो है वो चूज हो। आज भी स्थिति कामोबेश वही है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी कंपेरेटिवली तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, असमीज, कश्मीरी, बहुत सारे जो लैंग्वेज। लेकिन हम शुरू करते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड से। मैं आपको मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर। ना तो कभी किसी शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ने या ऑर्गेनाइजेशन ने सेपरेट इंटरव्यू बोर्ड की बात की है, और ना ही इंटरव्यू के अंदर किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी फैकल्टी की बात की। हमारे में बहुत सारे लोगों से बात होती है, केसेस भी। अगर एक इंटरव्यू पैनल में 5 लोग हैं और 5 लोगों में से 2 शेड्यूल कास्ट है, तो यकीन मानिए सबसे जो कम नंबर देंगे वो 2 शेड्यूल कास्ट देंगे जो उस इंटरव्यू बोर्ड में एज ए नॉमिनल बैठाए हुए हैं, जिनके सिर्फ 2 काम है, चाय के साथ काजू खाना और उस इंटरव्यू का जो उन्हें अमाउंट मिल रहा है, जो उन्हें फीस मिल रही है, उसे लेकर अपने घर जाए। यकीन मानिए अगर 5 फैकल्टी में से 2 शेड्यूल कास्ट है और 3 नॉन शेड्यूल कास्ट है, तो 3 जो नॉन शेड्यूल कास्ट है वो एक नंबर फालतू दे देंगे कंपेरेटिवली इन 2 शेड्यूल कास्ट से। हमारे लिए फैटल है ये सिस्टम कि फैकल्टी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और ओबीसी को शामिल कर, क्योंकि 75 साल की आजादी के बाद से आज तक कोई इंटरव्यू फैकल्टी मेंबर ऐसा नहीं रहा जिसने ये कह के इस्तीफा दिया हो कि मेरे बच्चों या मेरे समाज के साथ में गलत हुआ है। जबकि पिछले 10 साल में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। वो नया ट्रेंड मैं आपको बता देता हूं कि हमारे एससी कम्युनिटी के किसी बच्चे को टॉप कराते और नीचे से 100-200 बच्चों को साफ कर देते। ये केस शायद मुझे लग रहा है सर अभी रिसेंट हुआ भी है, ये ट्रेंड है सर, है। अब क्या है, अब जो नीचे वाले जो 200 बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं कि मेरे साथ इंटरव्यू में भेदभाव हुआ है, तो मीडिया दिखाती है नहीं नहीं हमें टॉपर तो तुम्हारा है। हाँ, यही मेरे ख्याल से यूकेपीसीएस में कॉन्फर्म कर दूंगा मैं आपको। हाँ, टॉपर तो तुम्हारा है। अब दूसरी बात, मिनिस्ट्री और डीओपीटी ये बताए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जी जी, एमएचए, कि किस प्रावधान के तहत आज भी यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू बोर्ड तय किया जा रहा है। और अगर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इक्वल इंडियंस देनी है तो ये यूपीएससी का एग्जाम इंडिया में होना ही नहीं चाहिए। अब ये कहें कि यार ये कौन सी बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो कि यूपीएससी का जो एग्जाम है या उसका एवोल्यूशन है इंडिया में नहीं होना चाहिए। अबे जब तुम पुल बनाने के लिए बाहर से लोग ला सकते हो, सड़कें बनाने के लिए बाहर से लोग ला सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बाहर से लोग ला सकते हो, तो इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम आपको तैयार करना पड़ेगा कि ना तो किसी की कास्ट पता लगे, ना किसी की क्वालिफिकेशन पता लगे। अब मैं एक सिंपल एक सवाल, एक एग्जाम्पलरी मैं वो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। यूपीएससी में एक सवाल आता है कि भाई व्हाट इज योर नेम। मैं उसका आंसर लिखता हूं कि माय नेम इज डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम, और उसकी 5 कॉपियां छपवा के 5 अलग अलग लोगों को भेजता हूं। कोई मुझे उसमें 10 में से 2 नंबर देगा, कोई 3 नंबर देगा, कोई 5 नंबर देगा, कोई 10 नंबर देगा। इस बात का निर्धारण आप कैसे कर रहे हैं?
कि जो रिटर्न हमारा टेस्ट हुआ है उसके अंदर आपके पास कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है कि आप जो है इस एक आंसर के इतने नंबर उसको दे रहे हैं। और यही साइंटिफिक फार्मूला जो है इंटरव्यू में भी नहीं है। अगर रिजर्वेशन को खत्म करने का अगर कोई सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो यूपीएससी और मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी को जाता है। अब जब बात होती है कि नहीं यूपीएससी एमपी से एससी जैसी कॉन्फिडेंशियल संस्था है, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या? कॉन्फिडेंशियल या तो पूरा यूपीएससी कुछ ऐसा काम कर रहा है जो पूरे भारत से और दुनिया से छुपाया जा रहा है। और अगर इसका सिलेक्शन प्रोसेस इतना ही फेयर है तो सबके क्वेश्चन, सबके आंसर, सबके इंटरव्यू के लिस्ट आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते? परंतु आप पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि दूसरी तरफ आपको लिटरल एंट्री से भी भर्ती करना है। अब लिटरल एंट्री तो कोई संवैधानिक प्रावधान है नहीं, परंतु जो इंटरव्यू बोर्ड, यूपीएससी, मैं 3-4 चीजें बता रहा हूं कि ना तो कभी किसी शेड्यूल कास्ट व्यक्ति ने, ना ऑर्गेनाइजेशन ने, ना तो कभी जैसे बता चुका हूं कि इंटरव्यू बोर्ड की मांग की, ना ही ये मांग की कि इंटरव्यू बोर्ड के अंदर कोई शेड्यूल कास्ट हो, और ना ही कभी एससी सर्टिफिकेट की मांग की। आप हर कैंडिडेट को सिर्फ एक नंबर दीजिए। जब और क्यों, वाई ए सेपरेट इंटरव्यू पैनल इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ द एससी, एसटी एंड ओबीसीज? बिकॉज यू विल अवेयर, ओके, ये जो व्यक्ति आ रहा है ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है या ओबीसी। आप उसकी जाति से आईएएस बना रहे हैं या कैसे बना रहे हैं? और दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं, वो ऐसे लोगों को आईएएस आईपीएस में ज्यादा नंबर देते हैं जो जिनकी जो तासीर है वो गुलामी की है। जी जी। अगर किसी की तासीर संवैधानिक है और उसकी तासीर यह है कि मैं संविधान के हिसाब से काम करूंगा, तो इंटरव्यू बोर्ड उनको कम नंबर देता है, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो सर झुका के उनकी गुलामी करे, जो संविधान की बात। और मैं तो यह भी प्रपोज कर रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जिस प्रकार एमएनसी में हायरिंग के लिए विदेशों में लोग थ्रू वीसी वर्चुअल मोड काम करते हैं, इंटरव्यू पैनल भी ऐसी होना चाहिए। सिर्फ एक नंबर जाए, ना नाम ना कुछ। अब आ जाए कि व्यक्तिगत योग्यता, इंटरव्यू से आपकी व्यक्तिगत योग्यता निकलती है। तो इंटरव्यू ने आज तक मुझे बताया ना भारत में कि जितने भी करप्ट अधिकारी हुए हैं, कितने उनमें से एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी। आप उनका डाटा डालिए ना, कितने लोगों को आपने 56 जे के अंदर टर्मिनेट किया, उनकी कास्ट बताएं। कितने लोगों के खिलाफ अभी तक एफआईआर हुई है, उनकी कास्ट बताएं। जितने भी भारत के आईएएस आईपीएस के जितने बच्चे हैं, उनकी क्या, उनके जो रिलेटिव है, उनकी इनकम क्या डिस्क्लोज करेंगे? आपने तो यूपीएससी को एक मिस्टीरियस बॉक्स बना दिया कि कोई भी गरीब, कोई भी जो संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला व्यक्ति यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अंदर में आज भी भेदभाव झेल रहा है। और भेदभाव वो बच्चे ज्यादा झेल रहे हैं जो संवैधानिक व्यवस्था को समझते हैं और उसको बदलने का प्रयास करते हैं, और उन्हें इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं जानबूझ के कि ऐसा है, शेरों को चुनने से अच्छा गीदड़ों को चुन लो, कम से कम हमारी बात तो मान लेंगे जी। और वो बहुत मजबूत बच्चों को नहीं लेना चाहते। और रिप्रेजेंटेशन, और हमें नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें अफर्मेटिव एक्शन चाहिए। और हमें चाहिए कि जितने भी यूपीएससी हैं, इन सभी के अंदर का जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो और वो इंडिया में कंडक्ट ना हो। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है बेसिकली यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड पे, मुझे विश्वास नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी पे, मुझे विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट की उन एंटी रिजर्वेशन जजमेंट से, जिससे कि हमारे जो यूपीएससी के जो अधिकारी लगे हुए हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए, ये विश्वास आपका इस जो प्रेजेंट सरकार का रूलिंग है, इसमें ज्यादा डगमगा रहा है सर ये विश्वास हम लोगों का? नहीं 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 नहीं, देखिए नहीं, एक देसी में एक कहावत है, शेर का भाई बघेरा, एक कुत्ते नो दूसरा तेरा। ये 75 साल से ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, वो हमें बरगलाने की नूरा कुश्ती है। अगर जब तक कांग्रेस इस सरकार में थी उसने कितने बदलाव की,
अब भाजपा सरकार है, उसने कितने बदलाव किए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन एक यूनिफॉर्म सिस्टम होगा, अनब्रेकेबल और अनटेम्पर्ड यूपीएससी के अंदर, तो वहां सबसे ज्यादा जो व्यक्ति आएंगे वो गरीब तबके के आएंगे, क्योंकि वो किताबों में ये नहीं पढ़ते कि भूख क्या होती है, उन्हें पता है कि भूख क्या होती है। राइट। उन्हें पता है कि सिस्टम क्या है। वो आज भी पहले मजदूरी करते हैं, उसके बाद में यूपीएससी करते हैं। मान लो स्टेट पीसीएस करते हैं, अगर आज 1 लाख बच्चे अगर हमारे यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 लाख में से 99,999 ऐसे हैं जो पहले दिन में अपना काम करते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ काजू की रोटी खाने वाले वो ब्लैकमेलर अधिकारियों के बच्चे भी हैं, जिनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ शासन सत्ता में सेटिंग करके पैसा कमा के उन्हें यूपीएससी में सेट कराना। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में आज भी ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं जिनकी जो रिजेक्टेड बच्चे हैं, उनके सामने वो कहीं नहीं थी। लगता है कि आपने बिल्कुल सही बात बोली, और पैटर्न है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, रीसेंट हैपनिंग है। मैं वो केस भी आपके साथ जब आपके पास कभी समय होगा शेयर करूंगा उसको, और कुछ आपसे मदद की गुहार भी हम लगाएंगे। लेकिन ये कोई पर्सनल समस्या नहीं, ये एक सामाजिक समस्या है। ये हर एक गरीब व्यक्ति की समस्या है, हर एक SC ST OBC जो डिप्राइव्ड है उसकी ये समस्या। और आज के उस परिप्रेक्ष्य में ये पैटर्न, और ये जो आपने बोला है कि किसी SC कैंडिडेट को ऊपर कर दो, नीचे से सारे फर्जी भर दो, ये पैटर्न बहुत स्पेसिफिकली सरफेस हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वेरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन ऑल, you've talked very wonderful topic and given your precious time, sir, and you've covered your constitution stuff and SC ST Act you've talked about, and also like how education can help, and you've also kept the Dr. B.R. Ambedkar's perspective and what's the perception of police and administrative methodology about SC ST candidates, UPSC, MPPCS, UKPCS. You've talked about such a wonderful narrative, deep research based and academic detail you've shared with us. Thank you so much, sir, giving all this information and giving your precious time. And you already, I think, aware a little bit about RESO platform. RESO is like cutting across the boundaries, to cause you most relevant and reliable sociological informations and interpretations, so that we can make a better society together. So this is one of these special issue covering like Dalit sociology, Dr. B.R. Ambedkar, his perceptions. This is one of the series, and you joined us once again, sir. Thank you so much giving your precious time and joining. My pleasure. My pleasure. Thank you. Thank you.